ये जो वन नेशन वन हेल्थ, वन नेशन वन एजुकेशन, आप जर्मनी जाइए, अन्य कंट्री में जाइए, कहीं पर आपको प्राइवेट एजुकेशन, प्राइवेट हेल्थ नहीं मिलेगा। सरकार के द्वारा सब कुछ प्रायोजित है। लेकिन भारत में पूरा का पूरा प्राइवेटिक निजीकरण करने के लिए, जैसे उत्तर प्रदेश में 60 आप देखिएगा कि साढ़े 60 हज़ार स्कूल बंद हो गए, लगभग सरकारी स्कूल बंद हो रही है, टीचर की सही क्वालिटी के साथ भर्ती नहीं हो रहा है। तो क्या प्राइवेट स्कूल जो बिल्कुल सरकार जो जैसे AIM खत्म कर रहे हैं, IIT खत्म कर रहे हैं, पूरा निजीकरण लोगों के हाथ में दे रहे हैं, तो इसके लिए कोई ऐसी बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी बनेगी क्या? कोई अकाउंटेबिलिटी तय होगा इस देश में? कौन इसके लिए कानून अच्छा था कि खराब था, ये तय कौन कर रहा है? अच्छे लोग कौन है यहाँ पर बैठे हुए जो सब मिलके तय कर रहे हैं कौन कानून खराब था, कौन कानून अच्छा होगा? ये पूरा का पूरा जो संशोधन है वह अपने फायदे के लिए पूंजीपति, बड़े बड़े कॉरपोरेट, बड़े बड़े निजीकरण वाले लोगों के लिए कानून बनती है। तो मेरा हेल्थ को लेकर के है, ये जो डॉक्टर जिस तरीके से पूरा का पूरा चिट्ठा लिखते हैं, या हम जब जांच करने जाते हैं या हम अस्पताल में जाते हैं तो हमको मरे हुए लोगों को भी ICU पर भर्ती करके पैसा वसूलता है और मनमानी फीस लेता है। कोई जांच नहीं है इसके लिए, कोई जांच वालों के लिए कानून नहीं है, कोई प्राइवेट जांच वाले के लिए जितना पैसा हो। तो क्या इसके लिए भी कोई कानून? 71 कानूनों में बदलाव में आप व्यवस्थित कर रहे हैं, क्या डॉक्टर मनमानी ना करे? क्या ये डॉक्टर पर रेगुलेटरी बॉडी बने, कोई इसको देखने वाला हो? क्या हमारे माननीय MP, विधायक या चुने हुए प्रतिनिधि की भी कोई उसमें भागीदारी होगी कि आप पूरा का पूरा सरकारी को दे दीजिएगा, पूरा का पूरा नौकरशाह के हाथ में दे दीजिएगा? ये नौकरशाह इस देश को गुलाम बना देगा और नौकरशाह देश को चलाता है, हमारे नेता नहीं चलाते हैं। इसीलिए अकाउंटेबिलिटी वहां होनी चाहिए। तीसरी चीज, भू हदबंदी कानून लागू हुआ, लेकिन ना तो किसी को गरीब को जमीन मिलता है, ना लाल कार्ड मिलता है। उद्योगपतियों के लिए 1 रुपये में 1000 बीघा जमीन मिल जाता है, लेकिन यदि गरीब को 5 डिसमिल जमीन की बात होगी, गरीब को देने की बात होगी तो उसको नहीं मिलता। क्या उसके लिए कोई कठोर कानून लाए जाएंगे? दूसरी चीज, हम बात आपसे करते हैं, जज नहीं है, आप उठा करके देख लीजिए केस पर केस चार्जशीट कौन देता है? जो लोग चार्जशीट लिखते हैं, डायरी लिखते हैं, वो प्रभावित होता है सरकार से। क्या उसके लिए कोई अकाउंटेबिलिटी तय होगी? गरीब आदमी जेल में रहते हैं, सारे बड़े बड़े पैसे वाले बाहर में रहते हैं, उनके लिए कोई कानून नहीं है। जज पर कोई अकाउंटेबिलिटी तय होगी कि नहीं, कि जज क्या करेंगे, जज किससे मिलेंगे, जज कैसे प्रभावित होंगे? कोर्ट में जज पार्टी बनकर के बात करता है, जैसे हाई कोर्ट में कुछ जज है जो ओपन बात करता है पार्टी बनकर के, सुप्रीम कोर्ट में बात करता है। क्यों? क्या इसके लिए कोई कानून नहीं होगा? उसके बाद जो लगातार हाई कोर्ट, और जितना स्टेट में है, बिहार में 1 हाई कोर्ट है, क्या पूर्णिया में कोई हाई कोर्ट बनेगा? क्या और भी हमारे यहाँ हाई कोर्ट बनने की कोई संभावना है, ताकि अधिक से अधिक कानून निष्पादन हो? दूसरी चीज, जो लोअर कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसको पावर बहुत कम है और उसको केस को सही तरीके से वो डरा हुआ रहता है और वो सही रूप से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने चीजों को बाहर कर देता, कहता जाइए हाई कोर्ट, मैं नहीं देखूंगा। तो ऐसी चीजों को क्या लाने के लिए क्या आप कोई व्यवस्था करेंगे? सभापति महोदय, आपने इतने महत्वपूर्ण विधेयक जैसे सबका बीमा सबकी सुरक्षा पर बोलने का आपने मौका दिया। आज हम अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी की तरफ से इस विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए उपस्थित हुए हैं। विशेष रूप से सर आभार व्यक्त करेंगे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का, जिन्होंने एक ऐसे योजना का, एक ऐसे कानून का निर्माण किया है जो आम आदमी के आय के अधिकार के हित में है, आम आदमी के लिए एक सुरक्षा कवच के तरह ये यहाँ पे अभी आया है। आम आदमी के जीवन का क्या मोल होता है सर, ये NDA की सरकार जो है वो बहुत ही मजबूती से जानती है और उसको पुनः स्थापित करने का प्रयास करती है। पर आश्चर्य की बात यह है सर कि जब जब इस सदन में रक्षा की और सुरक्षा की बात होती है,
तो विपक्ष को एलर्जी होती है। जीएसटी जिसमें आम आदमी के आय की रक्षा होती है, जब उसकी बात होती है तब विपक्ष को एलर्जी होती है। अगर हम बात करें बिहार में महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की बात होती है, उनके आय की रक्षा की बात होती है, तब विपक्ष को एलर्जी होती है। अगर हम बात करें ऑपरेशन सिंदूर का, जिससे हम अपनी सीमा को सुरक्षित रखते हैं, सीमाओं की रक्षा की बात होती है, तब उनको एलर्जी होती है। और अगर हम बात करें एसआईआर का, जो लोकतांत्रिक अधिकार को मजबूत करता है, उसकी बात होती है, तब भी विपक्ष को एलर्जी है। तो समझ में नहीं आता है सर कि इनको रक्षा से एलर्जी है, लोकतांत्रिक अधिकार से एलर्जी है कि सुरक्षा से एलर्जी है। इनको सरकार से दिक्कत है, इनको आम आदमी से दिक्कत है, या इनको किसी गरीब से दिक्कत है। जब भी गरीबों के हित की बात होती है, दलित वंचित शोषित वर्ग के हित की बात होती है, तब हमेशा ये कुछ ना कुछ करके इसका विरोध करते हैं। सर, ये विधेयक जो है वो पुनर्स्थापित करता है कि जितनी गंभीर सरकार विकसित भारत एट 2047 के लिए है, उतनी ही गंभीर वो सुरक्षा बीमा हर एक इंसान को पहुंचे 2047 तक, उसके लिए भी है। हमारे सरकार की आधारशिला जो है, जो विचारधारा है, वो है रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। और उसके तहत पिछले 10 साल से जो भी सुधार हुए हैं बीमा के क्षेत्र में, उसको ये विधेयक और मजबूत करता है। उसके लिए मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत मार्च 2025 तक लगभग 23 करोड़ लोग शामिल हो चुके हैं और 9 लाख से अधिक परिवारों को लगभग 18,102 करोड़ रुपए के 102 करोड़ रुपए का क्लेम दिया गया है। अगर हम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात करें तो इसमें लगभग 50 करोड़ नामांकन हुए हैं, जिसमें 23.5 करोड़ महिलाएं हैं। अगर हम अटल पेंशन योजना की बात करें तो इसमें लगभग 46,000 करोड़ रुपए का फंड जमा हुआ है। इसमें 48% जो महिलाएं हैं उनको लाभ मिला है। सर, ये पुनर्स्थापित करता है कि केंद्र सरकार बीमा के माध्यम से सबकी आय को सुरक्षित महसूस कराना चाहती है, सबके जीवन को सुरक्षित रखना चाहती है। महोदय, ये बिल सिर्फ एक घोषणा नहीं, इम्प्लीमेंटेशन का एक रास्ता है। इस बिल के कुछ प्रावधान हैं जिसको हम फिर से एक बार दोहराना चाहेंगे। इसमें एफडीआई जो है वो 74% से बढ़ाकर 100% करने का इसमें प्रावधान है। इसमें सर, जब एफडीआई को 74% से बढ़ाकर 100% किया जाएगा तो इकोनॉमिक्स में हमेशा इसमें कंपटीशन बढ़ेगी और कंपटीशन के तहत जो कीमतें हैं वो गिरती हैं और कीमत गिरने पर सस्ते प्रीमियम पे बीमा का लाभ आम आदमी को मिल सकेगा। ये आम आदमी के हित में ही इस प्रावधान को रखा गया है। अगर हम विदेशी इंश्योरेंस का बात करें तो आपदा के समय जैसे बिहार में इसमें विदेशी री इंश्योरेंस की पूंजी को 5,000 करोड़ से घटाकर 1,000 करोड़ कर दिया है। इसमें आपदा के समय जैसे बिहार में बाढ़ आता है, ऐसे में जो छोटी छोटी बीमा कंपनियां हैं वो डूबने लगती हैं। विदेशी कंपनीज जब आएंगे तो इसमें रिस्क जो है वो बढ़ जाएगा और आपदा के समय किसान और आम आदमी का क्लेम जो है वो नहीं कटेगा। LIC को आज़ादी मिलेगी, इसमें आम आदमी को LIC से बेहतर लाभ मिल पाएगा। और क्लॉज 50 इसमें हम हाईलाइट करना चाहेंगे सर, क्लॉज 50 के तहत इस कानून की जो भाषा है उसको जेंडर न्यूट्रल भी किया जा रहा है। स्त्री और पुरुष का जो भेद है उसको कम किया जाएगा, सामाजिक न्याय को पुनर्स्थापित किया जाएगा। कीजिए मैम। बस मेरे 2 सुझाव हैं सर।